डैडी। ओ ये देखो ये खाना खिला के चला गया, देखा आपने? ये एक को खाना अरे नहीं, ये मुझे लग रहा है ये भी इन्हीं का भाई है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बड़ों को राम राम और छोटों को बहुत सारा प्यार। और पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा एंगेज रहा फ्राइडे और सैटरडे को मैं, और आप लोगों को मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं भेज पाया अपने ब्लॉग की। लेकिन आज सुबह उठ करके तैयार हो करके सबसे पहला जो काम किया मैंने वही किया कि वीडियो की लाइन लगा दी है ना। तो जो भी 2 दिन तक नहीं मैंने काम किया था उसको ब्याज समेत पूरा कर दिया। इतनी वीडियो भेज दी है कि पूरा बहुत मोटा ब्याज के साथ मैंने चुकाया है उस चीज़ को। और अभी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं स्कूल की दोबारा से, और स्कूल स्टार्ट होगा 1 अगस्त को। टीचर्स के लिए 1 अगस्त को स्टार्ट होगा और बच्चों के लिए 12 अगस्त को स्टार्ट होगा। तो 1 अगस्त से 12 अगस्त तक टीचर्स की कुछ ट्रेनिंग चलेगी, और कुछ अगर अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो में शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अभी मेरे पास टाइम है जो स्कूल खुलने तक के लिए, तो मैं चलूँगा अपनी किताब के पास और किताबें पढ़ूँगा। कुछ अच्छा मिला तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और किताब जो मैं पढ़ रहा था अभी, नेचर और नर्चर, है ना, बड़ी अच्छी किताब लग रही है मुझे। और इस किताब के मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ पीछे भी डिस्कस करी थी, और वही चीज़ें और भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा यूट्यूब के थ्रू, और चीज़ें भी भेजूंगा आपके पास जो भी मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। नेचर और नर्चर, इसकी हेडिंग ही मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी ना, नेचर और नर्चर। क्योंकि अक्सर इस बुक ने मुझे अट्रैक्ट किया था, इसका रीज़न ये है कि अक्सर मैं अपने आप को इस तरह की दुविधा में पाता हूँ। देखिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, बच्चों से डील करना, तो मेरे जो अपने हैं वो अक्सर मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चों को लेकर के जब वो किसी भी तरह की दुविधा में होते हैं तो मुझसे सजेशन लेना चाहते हैं, वो मुझसे बात करते हैं। और इनफैक्ट मैं भी चाहता हूँ कि मैं हेल्प करूँ उनकी। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं उनको जो बेस्ट पॉसिबल सजेशन है वो दूँ। लेकिन मेरे मन में ये हमेशा रहता है कि क्या वाकई में जो मेरे सजेशंस हैं उनसे उन बच्चों की लाइफ पे कोई पॉजिटिव चेंज आता है, और क्या वाकई में जो उनके पेरेंट्स के, जो उनके माँ बाप के कंसर्न हैं अपने बच्चों को लेकर के, वो जेन्युइन कंसर्न हैं और वो वाकई में होने चाहिए। तो इस बुक में नेचर और नर्चर में मुझे लगा कि हाँ, मुझे पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये जो हेडिंग है ना, नेचर और नर्चर, इसमें ये कहना चाहता है कि नेचर मीन्स कि नेचुरली तो किसी इंसान की पर्सनालिटी कैसी होगी, वो कैसी लाइफ जिएगा, ये नेचर प्रेडिक्ट कर रहा है, या नर्चर मतलब कि उसकी परवरिश, मतलब कि उसके माँ बाप, जिसमें बहुत बड़ा रोल उसके माँ बाप का है। तो नेचर और नर्चर में इस बुक में यही बात की गई है कि ये कुदरती होता है या फिर ये माँ बाप का इम्पैक्ट होता है, माँ बाप इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक बात बताई, एक एक्सट्रैक्ट तो डिस्ट्रैक्ट किया था, बताया था आप लोगों को कि ये इस बुक का मानना ये है कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, और ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो नेचर का है, मतलब कि जीन्स का रोल है ज़्यादा बड़ा, कि कोई बच्चा कैसा होगा इसमें उसके जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और जीन्स एक ऐसी चीज़ है, देखो वो मिल रही है एक बच्चे को उसके माँ बाप से, लेकिन उस पर भी माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोल नहीं है इसका मतलब, देखिए, अगर ऐसा हो सकता है कि माँ बाप दोनों बहुत ज़्यादा स्टूडियस हैं बट बच्चा बिल्कुल भी स्टूडियस ना हो, तो अक्सर ये डाउट रेज़ होता है, अरे आपने कहा था कि जीन से फ़र्क पड़ रहा है,
तो जब दो स्टूडियस लोगों का जो इतने एकेडमिकली ओरिएंटेड लोग थे, जब उनके जीन से एक बच्चा आया है, तो वो ऐसा क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न ये होता है कि जब दो जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो जो एक नया थर्ड जीन्स क्रिएट हुआ है, वो किस तरह से वो कॉम्बिनेशन आया है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है वो उन दोनों से बिल्कुल अपोजिट करैक्टर में भी कन्वर्ट हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो जीन्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, और जीन्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से ही कि हाँ ऐसा होगा। हाँ, तो चलिए अब मैं आ गया हूँ अपनी नदी पे, और चलेंगे, बुक पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर जब थक जाऊँगा तो वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दूँगा। और अब सुकून ये है कि ज्योति आ गई है, तो किचन की ज़िम्मेदारी उसने उठा ली है। तो अगर थकने के बाद मेरा मन किया कि अब मुझे ये खाने को मिल जाए, तो मैं फ़ोन करके ज्योति को कह सकता हूँ कि ये बना लेना, इतनी देर में मैं पहुँच रहा हूँ। जो पिछले 1 महीने से मैं नहीं कर पा रहा था, है ना। पिछले 1 महीने से ऐसा होता था कि थकने के बाद अगर कुछ फ़ील आया है कि हाँ ये खाने का मन है, तो फिर होता था अरे यार अब इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो उस सिचुएशन में मुझे रियलाइज़ होता था कि कितनी इम्पॉर्टेंट है ज्योति का प्लेस मेरी लाइफ में। तो लेकिन अब आज वो आ गई है, अभी थोड़ा रेस्ट कर रही है, तो अभी ज़्यादा फरमाइशें तो मैं करूँगा नहीं। 1-2 दिन तो जो भी बना देगी ठीक है, बना बनाया मिल रहा है वही बहुत है। और उसके बाद देखते हैं। हाँ, आ गए अपनी नदी पे। आपको नदी जिसमें देखो पानी बहुत कम है, मैंने आपको दिखाया था ना वो बरसात में कितना पानी आया था, यहाँ ऊपर तक भर गई थी ये, ऊपर तक ना। एक आपको पेड़ दिखाता हूँ जो अपने वहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। और ये देखिए, पास जाके दिखाऊंगा, इतनी दूर से आप इसको रिकॉग्नाइज़ कर नहीं पाएंगे। और देखता हूँ कौन इसको रिकॉग्नाइज़ करेगा। ये देखो भाई, क्या रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं इसको? कोई है जो इसको पहचान पाए? और मैं इसकी ख़ास चीज़ें सारी आपको दिखाता हूँ। पहले तो इसकी पत्तियाँ देख लो, ठीक है। उसके बाद इसमें कांटे हैं, इसके कांटे दिखाता हूँ। इसके कांटों से आप शायद पहचान पाएंगे। देख लो भाई, ये कांटे हैं जिसको बोलते हैं सूल। ये हैं सूल, देख लो भाई सूल। इन सूलों ने बहुत दुखी कराया है ना, तुम भी दुखी करे होगे, है ना। बचपन में चप्पलों के आर पार निकल जाती थी, चप्पलों के आर पार निकल के पैर में गड़ जाती थी, और फिर बुआ, मम्मी, दादी ये सुई से फिर निकालती थी इन सूलों को। मेरे तो बहुत चुभी, मैंने इनका दर्द बहुत सहा है। क्यों, धक्के बहुत खाया करता, तो धक्के उसका सूले चल लेंगी। तो बता, और फिर अगले वीडियो में मैं इसका नाम रिवील करूँगा। देखता हूँ कौन मुझे बताता है इसका सही नाम। वैसे मैंने आप लोगों को हिंट बहुत दे दिए, है ना, हिंट दे दिए। ये जो सूल है, ये जो मैंने सूल दिखाई है ना, पत्तों से शायद ना पहचान पाओ, लेकिन ये जो मैंने इसका कांटा दिखाया है, इससे तो ज़रूर पहचान जाएंगे। इससे बड़ी हिंट मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी हिंट देने की ज़रूरत है ना। मेरी उम्र के लोग तो पहचान जाएंगे, मेरी उम्र के या मुझसे बड़े। जो अभी नई जनरेशन है शायद वो तो ना पहचान पाए। तो कमेंट में ज़रूर इसका नाम बताना क्या है, ठीक है। और चलिए अब अपनी बुक पढ़ता हूँ मैं। देखो एक और अच्छी सी प्यारी सी चीज़ मुझे दिखाई दी मेरे सफ़र में, किताब पढ़ते हुए जब मैं जा रहा था। और अब आप लोग देख रहे हो, तो जूम करता हूँ। ये बर्ड मैंने इंडिया में भी देखा है, और ये बर्ड बाकी बर्ड्स से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि ये ना मिट्टी का घोंसला बनाता है और ऐसे दीवारों पे कहीं कोने में बनाता है। ये 2 बच्चे हैं, ये देखो इनकी मम्मी आई और शायद इनके लिए खाना लेके आई है। तो ये बर्ड
मुझे लगता है कि जैसे चमगादड़ और पक्षी के बीच का है ये, है ना? कुछ कैरेक्टर इसके चमगादड़ से मिलते हैं और ज़्यादा जो है ये बर्ड के क्लोज लगता है। अरे कितनी प्यारा, कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, कितना मधुर संगीत है इसकी आवाज़ में। देखो दोनों बच्चे और ये इनकी माँ। ये आ गया इनका डैडी। ओ ये देखो ये खाना खिला के चला गया, देखा आपने? ये एक को खाना अरे नहीं, ये मुझे लग रहा है ये भी इन्हीं का भाई है। अच्छा ये तीनों बच्चे ही हैं, लेकिन एक इनमें से उड़ना सीख गया ना। ये मज़े ले रहा है, देखो उड़ के। ये इसको पूरा आनंद आ रहा है उड़ने में। ये देखो, ये देखो, देख पा रहे हैं? शायद पता नहीं कैमरे में मैं इसको कवर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, और ये पूरा आनंद ले रहा है। ये दो अभी उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वो आ रहा है इनके पास और इनको दिखा रहा है उसको उड़ना आ गया है। वो बड़ा खुश लग रहा था, चहचहा रहा था वो। तो इन दोनों की भी हिम्मत नहीं हो रही उड़ने की। अभी इनकी माँ दोबारा आएगी शायद खाना लेके इनके लिए। अगर मैं आज मोबाइल स्टैंड लेके आया होता ना तो मैं इसको यहाँ लगा के छोड़ देता और ये रिकॉर्ड होता रहता। अरे आई थी शायद, चली गई दोबारा। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कहाँ गई इनकी माँ? शायद से मैं इनको बॉदर कर रहा हूँ ना, इसलिए शायद वो आने से हिचक रही है यहाँ पे। तो चलो इनको छोड़ के अब मैं अपना सफ़र आगे तय करूँगा। यहीं बैठ के थोड़ी देर किताब पढ़ूँगा। अरे आता है इनको तोड़ना, इनको तोड़ना आता है। तोड़ के चले गए। आ जाओ भी, आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ आ गए वापस, ये आ गए वापस। ये एक तो आ गई वापस, एक नहीं आया। बहुत पहले पिछले साल मैंने देखा था इनके यहाँ पे घोंसले देखे थे मैंने। अभी वो घोंसले नहीं दिखाई दे रहे, मिट्टी के बना रखे थे। जैसे वो नहीं बना देती है, भेड़ जैसे बना देती है अपने दीवारों पे, है ना? कुछ भेड़ होती है, ये इसकी माँ खाना खिला के चली गई। कुछ भेड़ होती है वो दीवारों में वो बना देती है मिट्टी के, वैसे ही ये लोग बनाते हैं। बस ये है कि इनका बड़ा होता है, भेड़ के छोटे होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलते हैं? कुछ बोलते तो है इसको, क्या यार, दिमाग में घूम रहा है पर मुंह पे नहीं आ रहा। Let me think. क्या बोलते हैं? देखो मैं थोड़ी दूर चला गया, ये पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, है ना?
कहानी है। चलिए एक प्यार का महीना है। हवा के आप नोट करिए। पकड़ में ही नहीं आ रहा है, तो कोशिश करता हूँ। नहीं यार, बहुत हाई पिच है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लो पिच को पकड़ने की, पकड़ में नहीं आ रही है। भी नहीं तेरी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो आज का अपना सफ़र नदी के किनारे बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ पढ़ने को मिला इस किताब में। और आज इस किताब में ज़िक्र हुआ था कुछ ऐसी रिसर्च का जिसमें ट्विन्स कंसीडर किए गए, और वो इस तरह के ट्विन्स लिए गए जो एक ही परिवार में जिनकी परवरिश हुई हो या अलग अलग परिवार में जिनकी परवरिश हुई हो। और इस तरह के ट्विन्स के डेटा के बेस पे ये निष्कर्ष निकाला गया कि बच्चे के पर्सनालिटी पे उसके जीन्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बट उसके इन्वायरमेंट का बहुत कम इम्पैक्ट है। मतलब कि किस तरह के परिवार में और किस तरह से उसकी परवरिश की जा रही है, इस बात का बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, लेकिन उसकी जीन्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ये निष्कर्ष निकाला गया। और देखिए,
ये पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं इसको इस कनेक्ट कर पाया हमारे कल्चर के साथ। जैसे कि हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में कास्ट के बेस पे डिवीज़न किए गए हैं, और कास्ट जो है वो प्रोफेशन के बेस पे कहीं ना कहीं कास्ट के बेस पे ही प्रोफेशंस का भी डिवीज़न किया गया है। तो ये रिसर्च उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है ना, कि भाई जेनेटिकली ये चीज़ें हेरिडेटरी हैं लोगों में। जेनेटिकली मतलब कि हेरिडेटरी होना, है ना। तो किसी भी इंसान की जीन्स का अगर रोल ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इन्वामेंट, तो नो डाउट वो किस परिवार में पैदा होता है इस चीज़ का ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा कि वो प्रोफेशनली किस प्रोफाइल में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, है ना। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉडर्न साइंस जैसे जैसे और बेहतर होती जा रही है और रिसर्च करके और नए रिजल्ट लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे एंशंट बिलीफ से या फिर हमारे सोशल स्ट्रक्चर से अलाइन होती दिख रही है। जिन चीज़ों को हमारे सोशल स्ट्रक्चर में अंधविश्वास का नाम दिया जाता था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंस में अब साइंटिफिकली प्रूव होती जा रही हैं। तो इस चीज़ से मुझे लगता है कि वाकई में हमारे कल्चर में जो बिलीव्स हैं जिनको अंधविश्वास कहा जाता है, उनको उनके पीछे के जो फंडामेंटल हैं वो जानने की ज़रूरत है, बजाय कि हम उनको अंधविश्वास की मोहर लगा करके और किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के उनको सही साबित होने, उनको सही प्रूव करने का इंतज़ार करें, है ना। तो अच्छा होगा अगर हम अपने उस वो जो भी इसके पीछे का फंडामेंटल उसको जानने की कोशिश करें और इसको और बेहतर हम स्टडी करें। तो हम जितनी बेहतर तरीके से इसको अपनी सोसाइटी में दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, ये लोग उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, और पढ़ता रहूँगा इस बुक को। अभी तो टाइम है मेरे पास, और आप लोगों को इसी तरह के अच्छे निष्कर्ष इसके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। गुड बाय, एंड वन मोर थिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।